नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपरहिट शो राजनीति। तो सबसे पहले बताता हूं आपको कि आज राजनीति में खबरों के मैनिफेस्टो में क्या है। तो पहली खबर, लीड स्टोरी में बात होगी अलकायदा की सदस्य शमा परवीन की। कैसे शमा परवीन एक मौलाना के नक्शे कदम पर भारत को दहशत की आग में झोंकने की तैयारी कर रही थी, उसके सनसनीखेज ऑडियो नोट में आज आपको सुनाने जा रहा हूं। तो बात होगी भगवा आतंकवाद के फेक नैरेटिव की। 17 सालों तक हिंदुओं को बदनाम किया गया, हिंदू आतंकवाद का तमगा दे दिया गया, लेकिन एनआईए कोर्ट से आज जो फैसला आया वो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों की पूरी कहानी को पलट देता है। बात होगी हिंदू बेटियों से नशे वाली साजिश की भी। कैसे एक कन्वर्जन सिंडिकेट ड्रग रैकेट के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो हिंदू लड़कियों को पहचान कर उनको नशे में झोंक करके जबरन उनका शारीरिक शोषण करके उनका धर्म बदलवाता है। बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एबीसीडी भी। बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम पढ़ाया जा रहा है। ये पाठशाला कहां लग रही है ये आज मैं दिखाऊंगा आपको। फिर दिखाऊंगा आपको भारत विरोधी ट्रंप को पाकिस्तान क्या पसंद है। भारत के खिलाफ ट्रंप कोई नई बयानबाजी कौन सी कर रहे हैं। पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ने की जो शर्तें या जो वजहें हैं वो आज राजनीति में आपके सामने डिकोड में करूंगा और आखिर में वो जरूरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि मौसम की मार के बाद दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है। जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, हाई राइज सोसाइटीज की जाती हैं, वहां क्या गर्त मचा हुआ है ये आज मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले बात आज की लीड स्टोरी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की जिस टेरर लेडी को गिरफ्तार किया, उसे लेकर एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में गुजरात एटीएस को पता चला कि ये शमा परवीन एक बड़ी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना आसिम के भड़काऊ कंटेंट का सहारा शमा परवीन ले रही थी। आसिम के जितने जहरीले बयान हैं सोशल मीडिया पर हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी और मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उसका मकसद था देश के अंदर कट्टरपंथी सोच को फैलाना। रिपोर्ट अल्लाह के दुश्मन अल्लाह के दोस्तों से ज्यादा इज्जत वाले नहीं हो सकते। अल जवाहिरी के गुर्गे से कनेक्ट, शमा का टेरर टारगेट। मौलाना असीम का ऑडियो, शमा का ब्रेन वॉश प्लान एक्सपोज। इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो, आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो, आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS की मॉड्यूल हेड, चेहरा भोला लेकिन दिमाग में आतंक का जहर भरा। इस लेडी टेरर क्वीन का काम था सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं के जहन में जहर भरना, उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा करना। सोशल मीडिया के जरिए वो युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही थी। उसका मकसद था भारत को अंदर से तोड़ना, दंगों की आग में झोंकना और कट्टरपंथी सोच को हवा देना। AQIS मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन AQIS के चीफ रहे मौलाना आसिम उमर और सनाउल हक से बेहद प्रभावित थी। मौलाना आसिम उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रही थी। और इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो, आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। शमा परवीन के निशाने पर हिंदुस्तान के वो मुस्लिम नौजवान थे जो इंटरनेट पर अपना वक्त ज्यादा बिताते थे। वो लगातार असीम उमर के वीडियोस, उसके भाषण, उसकी जहरीली सोच को बढ़ावा दे रही थी। अगर आज आलम इस्लाम का नौजवान सरों पर कफन बांधकर शरीयत या शहादत का नारा लिए मैदान में निकल खड़ा हुआ है, खिलाफत को फिर से कायम करने के लिए मैदान में आ चुका है, तो फिर तुम उनसे पीछे क्यों रह सकते हो। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और गुप्त चैट फोरम्स पर AQIS से जुड़ा कट्टरपंथी कंटेंट शेयर किया। जामा मस्जिद के सामने खड़ा लाल किला हिंदुओं के हाथों तुम्हारे मगलूब होने और फसादात में गाजर मूलियों की तरह काट दिए जाने पर खून के आंसू रोता है कि जिस लाल किले पर सदियों तक मुसलमानों का परचम लहराता रहा, तुम्हारी फतह की अलामत कुतुब मीनार। भारत में दंगों की आग भड़काना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना
यही शमा परवीन का एजेंडा था और इस मकसद को पाने के लिए वो सोशल मीडिया को हथियार बना चुकी थी। कट्टरपंथी सोच को हवा देकर वो AQIS के नेटवर्क को मजबूत कर रही थी और बार बार असीम उमर के भड़काऊ भाषण को हथियार बना रही थी। क्या तुम्हें ये बात समझाने के लिए काफी नहीं कि जिस जमीन पर एक बार मुसलमानों के कदम पड़ जाएं, उस पर हमेशा मस्जिद ही की हुक्मरानी होनी चाहिए। मस्जिद और मस्जिद वाले ही वहां गालिब और हाकिम रहने चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के मानने वाले हैं, जबकि दूसरे सब अल्लाह के बागी हैं। लिहाजा अल्लाह के बागी अल्लाह के मानने वालों पर हाकिम नहीं बन सकते, उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। गुजरात ATS की जांच में खुलासा हुआ है कि शमा समेत नोएडा, दिल्ली, गुजरात से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के सभी संदिग्ध आतंकी मौलाना असीम उमर के बयान न सिर्फ सुन रहे थे, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा ये भी जानिए कि आखिर जिस मौलाना असीम उमर के जहरीले भाषण को शमा लगातार इंटरनेट के जरिए सर्कुलेट कर रही थी, वो मौलाना कौन था? 2014 में अलकायदा के चीफ अल जवारी ने AQIS के चीफ असीम उमर को उसका बनाया था। मौलाना असीम उमर उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। 90 के दशक में पाकिस्तान और फिर उसके बाद अफगानिस्तान चला गया। साल 2019 में अफगानिस्तान में असीम उमर को अमेरिकी फौज ने मार गिराया गया था, यह दावा था। लेकिन असीम उमर के बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो कि ब्रेन वॉश करने वाले पूरे नेक्सस के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह है मौलाना असीम के बयानों की ताकत का अंदाजा लगाई। उधर महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके मामले में एक विशेष NIA कोर्ट ने, स्पेशल NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी किया। 17 साल बाद इस केस में फैसला आया। उसके बाद जज लाहौटी ने आदेश सुनाते हुए 2-2 कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म आतंक की पैरवी नहीं करता। इसी के साथ इस फैसले में कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस फैसले में फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, यानी भगवा आतंकवाद को लेकर जो फेक एजेंडा, फेक नैरेटिव चलाया गया, अब वो एक्सपोज हो चुका। हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। भगवा आतंकवाद का फेक एजेंडा एक्सपोज। हिंदू टेरर शब्द गढ़ने की साजिश बेनकाब। हिंदू धर्म को बदनाम करने की स्क्रिप्ट फेल। 17 सालों का लंबा इंतजार और भगवा आतंक का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी हो या RSS के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। हिंदू आतंकवाद का जो फर्जी शब्द गढ़कर सनातन को बदनाम करने की साजिश रची गई, वो साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। झूठ की दुकान चलाने वालों का सच सामने आ चुका है। फेक नैरेटिव की फैक्ट्री एक्सपोज हो चुकी है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और सबूत है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर NIA कोर्ट का फैसला, जिसमें जितने आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। जिनमें है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी। इन सभी को इस पल का 17 सालों तक इंतजार करना पड़ा। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है।
फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने एजेंसीज पर सवाल उठाए और कहा कि केस में कई अहम बातें साबित नहीं हो पाई। कर्नल पुरोहित के घर आरडीएक्स मिलना साबित नहीं हो पाया। कर्नल पुरोहित पर बम बनाने का आरोप साबित नहीं हो पाया। धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक साध्वी की थी, साबित नहीं हो पाया। फरीदाबाद में धमाके की साजिश थी, साबित नहीं हो पाया। सातों आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत, किसने बम प्लांट किया और धमाके के लिए पैसे कहां से आए। सभी आरोपियों को बरी किए जाने को भगवा आतंकवाद वाले झूठे नैरेटिव पर एक जवाब माना जा रहा है। एनआईए के पास स्टेशन आया तो उन्होंने पाया कि जो विटनेसेस है उनको टॉर्चर करके उनसे 164 लिए गए हैं, एक्यूज से टॉर्चर करके उनसे कन्फेशन लिए गए हैं, कई सारे एविडेंस प्लांट किए गए हैं। जो हमारा एक्यूज था सुधाकर चतुर्वेदी, उसके घर पे आरडीएक्स प्लांट किया है एक एटीएस अधिकारी ने। वो गाड़ी पे भी वो बॉम्ब लगाया था, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई। एनआईए कोर्ट के फैसले से वो लोग बेनकाब हो चुके हैं जो मालेगांव ब्लास्ट में हिंदू आतंकवाद की नई शब्दावली कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress Party for sheer vote bank politics. अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन था कि हिंदू टेरर ये सब should not have been used और ये एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए ही कांग्रेस ने किया था। आज ये और एक बार एंडोज हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि वो लोग कटघरे में कब आएंगे जिन्होंने इन लोगों के बहाने भगवा और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर आरएसएस ने बयान दिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया जिन्होंने कहा कि भगवा और हिंदू आतंकवाद अफवाह फैलाने वालों को आईना दिखा दिया गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने मजहबी नाम देकर घिनौना काम किया। अंततोगत्वा भगवा और हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचने वाले राजनेताओं को उनका आईना दिखाकर बता दिया है कि आपने असंवैधानिक, अमानवीय काम करने के साथ साथ अत्याचार भी किया है और इस प्रकार से जो निर्दोष थे उनको बरी कर दिया गया। अंततोगत्वा मालेगांव ब्लास्ट केस में जिनको आरोपी बनाया गया, 17 सालों के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी किया गया। अपने फैसले में साफ किया कोर्ट ने कि न तो बम मिला, ना आरडीएक्स मिला और ना कोई फिंगरप्रिंट भी मिला। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत ज्यादा अंतर भी है। वो क्या क्या कोर्ट ने कहा और अब तक क्या क्या साबित नहीं हुआ, जरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आपको पहला पॉइंट जरा देखिए, आरडीएक्स और बम का कोई सबूत सामने नहीं पाया गया। ये कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा, अपने फैसले में कहा। कोर्ट ने कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी, यह भी साबित नहीं होता है, जबकि प्रज्ञा ठाकुर पर यही एलिगेशन सबसे बड़ा पिछले 17 सालों से लगता आया। ब्लास्ट से पहले जिस बैठक का लगातार पब्लिक परसेप्शन में जिक्र किया जाता था, यह भी सबूतों के साथ तय नहीं हो पाया कि बैठक हुई थी ब्लास्ट से पहले, यह साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए थे, यह भी साबित नहीं हुआ है। साबित यह भी नहीं हुआ कि बाइक का चेसिस नंबर रिकवर हो सके कि नहीं हो सके। स्पॉट पंचनामा से कुछ सामने नहीं आया है। सब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है यूएपीए लागू नहीं होता तो ये मामला तक नहीं बनता, ये कोर्ट कह रहा है। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ अपमान और वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन को दोषी ठहराया गया, एक पूरा फेक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई। आखिरकार 17 सालों के बाद न्याय भी मिला और उन्हें न्याय मिला जिनको सुनियोजित तरीके से फंसाने की साजिश रची गई। फैसला तो हुआ, लेकिन कल तक भगवा को आतंक से जोड़ करके भगवा आतंकवाद कहने वाले लोग आज क्या कह रहे हैं,
ये कोई सुन नहीं रहा, उनके मुंह से शब्द निकल रहा। लेकिन ये भी आज साफ हो चुका है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना, तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? दिग्विजय सिंह आज कह रहे हैं कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सारे के 7 आरोपियों को बरी किया। और मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने क्या कहा, देखिए जरा। कोर्ट ने कहा कि इसमें अभिनव भारत के फंड का इस्तेमाल, धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक साध्वी की थी कि नहीं थी, यह साबित नहीं होता। कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लगाया कि नहीं लगाया, यह साबित नहीं होता। सार्वजनिक संपत्ति को किसने नुकसान पहुंचाया, यह भी सामने नहीं आया। घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, यह सामने नहीं आया। ये कई सवाल हैं। सवाल यह भी कि पत्थरबाजी किसने की थी, इस बात के कोई सबूत अभी 17 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सामने नहीं आ सके। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है, तो कांग्रेस ये उम्मीद में है कि पीड़ित दोबारा अपील जरूर करें। भी इससे प्रभावित है, वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। जवाबदेही कांग्रेस को देना है। भगवा आतंकी नैरेटिव किसने सेट किया, क्यों, और वो 17 साल उनकी जिंदगी में, हमारी बहन उसमें साध्वी प्रज्ञा भी है, वो जिंदगियों को कौन वापस लौटाएगा, ये जवाब और पार्लियामेंट में इनसे मांगना होगा अपने क्षेत्र में, और 100 करोड़ हिंदुओं को इनको जवाब देना। कल एचएम ने भी कहा था, एचएम ने कहा और बात सत्य निकली, हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अब जरा इस मालेगांव ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन बताता हूं आपको। 29 सितंबर साल 2008 जब धमाका हुआ, अक्टूबर 2008 में एटीएस की जांच शुरू हुई। अक्टूबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित गिरफ्तार किए गए। 2009 में यह जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। केंद्र में यूपी की सरकार थी। 2011 केंद्र में यूपी की सरकार, एनआईए की पहली चार्जशीट दाखिल होती। उसके ठीक 5 सालों के बाद 2016 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 के खिलाफ एक नई चार्जशीट दाखिल होती। 2016 में सबूतों के अभाव का हवाला दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से कर्नल पुरोहित को बेल मिली। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली। 2018 में एनआईए कोर्ट में चार्ज तय किए गए। 2023 में कई गवाह ऐसे थे जो बयानों से पलट गए। उसके बाद 2025 में फैसला आया। 17 सालों के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी करने का आदेश कोर्ट ने सुनाया और इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर में जश्न का माहौल है। उनके अपने, उनके समर्थक इसे हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं। लंबे समय से हम लोग इस क्षण की प्रतीक्षा में थे कि एक दिन वो समय आएगा जब सत्य की जीत होगी, और आज सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सभी हिंदू जिन्हें टारगेट करके आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, वो सारी थ्योरी उनकी धरी की धरी रह गई है और आज विजय पताका भगवा लहरा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर का शिव चौक जिसे कि समझा जाता है वहां का एक सेंसिटिव जोन, अचानक हंगामे का मैदान बना। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए जिनका दावा यह था कि वो हिंदू संगठन जुड़े हुए लोग हैं। नारेबाजी थी, गुस्सा था एक हिंदू कार्यकर्ता के घर पर पुलिस की दबिश के खिलाफ। पूरा मामला क्या था, पुलिस पे शिकायत क्या थी, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। ये नारेबाजी है हिंदू संगठनों की।
ये विरोध प्रदर्शन है हिंदू कार्यकर्ताओं और गुस्सा है पुलिस की उस कार्रवाई के खिलाफ जिसे हिंदू संगठन साजिश बता रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर का शिव चौक। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सुमित बजरंगी ने एक सवाल उठाया। निजी कार्यक्रम में फ्लेक्स में एक तरफ मुस्लिम समाज के पुरुषों के नाम थे तो दूसरी ओर हिंदू महिलाओं के नाम। इसी के आधार पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने लव जिहाद की साजिश की आशंका जताई, लेकिन जांच की यही मांग सुमित पर भारी पड़ी और पुलिस ने सुमित पर रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। न सिर्फ आरोप लगे बल्कि बिना वर्दी के पुलिस वालों ने देर रात सुमित के घर पर दबिश भी दी। सब जानते हैं, सारी क्षेत्र जानता है, वो देश और धर्म का कार्य करता है। हम सब भी देश धर्म के कार्य से जुड़े हैं, हम भी संगठनों से जुड़े हैं, तो पुलिस को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मेरी पुलिस प्रशासन से ये है कि ऐसा न करें, अपराधियों के साथ में ऐसा व्यवहार करें। वहां तो कुछ नहीं करते, अपराधी खुले घूमते कई बार, उनके साथ में कुछ नहीं कहते और घर पे जाकर एसओजी की टीम ले जाकर हमला करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ये खबर बाहर आई तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ता शिव चौक पर जमा हुए, सीओ सिटी का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई। कार्यक्रम होने वाला था जिसमें हमारी हिंदू महिलाएं अधिक थी और उधर मुस्लिम पक्ष ज्यादा थे। तो लव जिहाद की घटनाएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं। उसको देखते हुए हमारे संगठन के मंत्री ने एक प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करी एक वीडियो के माध्यम से कि कृपया इस तरह की जांच हो कि कहीं लव जिहाद का कोई मामला तो नहीं चल रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने हंगामे को शांत करते हुए सुमित बजरंगी पर केस दर्ज किया है और उसकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको शायद हैरानी हो या शायद आप चौंक जाएं, लेकिन मन में कौतूहल जरूर होगा। क्योंकि जरा सोचिए कि रात का वक्त है, अंधेरा है, गांव का माहौल है, आधे से ज्यादा गांव चैन की नींद सो रहा है। अचानक से आसमान में एक चमकदार लाल और हरी रोशनी कौंधने लगती, फिर वो रोशनी आपके छत के आसपास मंडराने लगती है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ऊपर क्या है। लोगों में दहशत हो। कुछ ऐसा ही हुआ मुजफ्फरनगर के ककरौली में। लोगों को लगा कि ये कोई साजिश है, लोगों को लगा कि ये कोई हमला करने की कोशिश है। पुलिस में शिकायत की गई, इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या सामने आया, लाठी लेकर पहरा देते लोग, गांव की गलियों में चप्पे चप्पे पर निगरानी। खौफ ऐसा कि नींद उड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हर रात आसमान में कोई उड़ती चीज दिखाई दे रही थी। लाल हरी लाइटें तेज रफ्तार के साथ उड़ती हुई। किसी का कहना यह कि ड्रोन है तो किसी का अंदाजा ये कि गांव में जासूसी हो रही है। तो किसी को डर था कि कहीं इसके पीछे कोई हमले की साजिश ना हो। अफवाहें तेज होती गई। मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। स्पेशल टीम गठित की गई ताकि इस ड्रोन वाली अफवाह की तह तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। रहस्य से पर्दा उठा तो पूरा इलाका हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने वही संदिग्ध लाइटें देखी, एक उड़ती हुई चीज का पीछा किया और मकान तक पहुंचे जहां पर ड्रोन नहीं बल्कि 2 कबूतर मिले। ये रहस्यमयी लाइटें कोई ड्रोन नहीं बल्कि 2 कबूतर थे। प्रकार के कबूतर में सब ये एस्टेब्लिश किया गया था वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे। और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। तथा ये कबूतर को बांध करके, कबूतर के गले और पैर में बांध करके ये शोएब और साकिब कर रहे थे। ये चौंकाने वाला मामला है मुजफ्फरनगर के ककरौली का। शोएब और शाकिब दोनों ने कबूतरों के पैरों पर, कबूतरों के गर्दनों में LED लाइटें बांधी और उड़ाकर पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। ये कोई साजिश तो नहीं थी, लेकिन अफवाहों के जरिए डर फैलाने की कोशिश जरूर थी। इन्हीं कबूतरों की वजह से गांव में लोग रात को पहरा देने लगे, लाठियां लेकर रात भर गश्त करने लगे। जब सच सामने आया तो लोगों के अंदर गुस्सा भी है। निश्चित तौर से गांव में हम एक
चौपाल के माध्यम से मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं, आपके माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं, ताकि लोग अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। और निश्चित तौर से अगर कोई ऐसी सूचना मिलती भी है तो संबंधित अथॉरिटी को अवगत कराएं, ताकि कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे बीच न होने पाए। इस पूरे अफवाह के पीछे 2 शख्स निकले, शोएब और शाकिर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको हमने कई खबरें दिखाई और राजनीति में ऐसे कई सबूत दिखाए कि जो बताते हैं कि देश के अंदर धर्मांतरण गैंग एक्टिव हैं। छांगुर उसी की प्रयोगशाला का एक हिस्सा था, लेकिन इसमें इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी भी अनलॉक हो रहा है। मोडस ऑपरेंडी ये कि सबसे पहले चिन्हित किया जाता है गैंग के द्वारा कि लड़कियां किस धर्म की, हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट किया जाता है और अब नशे के नेक्सस के साथ मिलकर के उन लड़कियों को नशे का आदी बनाया जाता है, जबरन उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, वीडियोस बनते हैं और फिर जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। ऐसी एक और घटना सामने आ चुकी है। ये घटना आप देखेंगे तो मन में कई सवाल, जहन में कई सवाल भी आएंगे। देखिए तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हो, लेकिन सब में एक चीज कॉमन, वो है धर्मांतरण की साजिश और नशे का खेल। देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरण के इस खेल में टारगेट पर हैं हिंदू बेटियां, जिन पर खास पैटर्न के जरिए जिन्हें फंसाया जा रहा है और धर्मांतरण की आग में झोंका जा रहा है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले सबसे पहले हिंदू बेटियों को अपना टारगेट बनाते हैं, फिर उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। जब वो नशे की आदी हो जाती तो जबरदस्ती उनका धर्म बदलवाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कन्वर्जन का यही ड्रग्स सिंडिकेट देखने को मिला। भोपाल में आरोपियों ने पहले हिंदू बेटियों को नशे का आदी बनाया, दुष्कर्म किया और फिर जबरन धर्मांतरण कराया। ऐसा ही इंदौर में, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने एक युवक को पकड़ा जो हिंदू लड़की को नशा करवा रहा था। नाम पूछा गया तो नाम बताया अभिषेक ठाकुर, लेकिन बाद में नाम का खुलासा हुआ जिशान। मोबाइल में कई लड़कियों के फोटो और कई लड़कियों के वीडियोस भी मिले। हिंदू युवती के साथ धर्म परिवर्तन कर दबाव बनाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस बाबत पुलिस द्वारा उसको कस्टडी में लिया गया है और उसमें उसको पुलिस रिमांड लिया जाकर जो भी तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। ऐसे ही नैनीताल में भी ऐसी ही साजिश की तस्वीरें मिली हैं, जहां धर्म विशेष के युवक हिंदू युवतियों को नशे की तरफ धकेल कर उनको नशे का आदी बना रहे हैं, उनका शारीरिक शोषण तक कर रहे हैं। विरोध अभी कोई ऐसी तहरीर तो आई नहीं। एक तहरीर हमारे पास में आई है जिसमें कुछ मौलवी के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है, तो उसमें देखते हैं, जांच करेंगे, उसमें जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन शहरों की तस्वीरों से साफ कि कन्वर्जन का सिंडिकेट चलाने वाले हिंदू लड़कियों को नशे का आदी बनाते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं और फिर जबरन धर्म परिवर्तित करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश एक पाठशाला है, तो पाठशाला अपने पाठ्यक्रम को लेकर बहुत चर्चाओं में, क्योंकि इस पाठशाला में एक अलग अंदाज है, एक अलग पाठ्यक्रम है और इस पाठशाला का नाम है पीडीए पाठशाला। इस पाठशाला में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं, बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव और बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया जाता है। और दावा ये कि बच्चे अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो न सिर्फ शिक्षा का उनको ज्ञान होगा, बल्कि अपने नेताओं का, अपने महापुरुषों को भी वो जान पाए। दिखाते हैं आपको पीडीए पाठशाला से ये रिपोर्ट। यूपी में लगी पीडीए की पाठशाला। ए फॉर अखिलेश, यूपी में एबीसीडी पर कलेश। पीडीए की पाठशाला का सियासी सिलेबस। यूपी के सहारनपुर की एक पाठशाला की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर जी एक अलग ही अंदाज में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। पाठशाला है पीडीए की और मास्टर साहब बने हैं समाजवादी पार्टी के नेता।
इस पाठशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाई राजनीतिक लड़ाई से जुड़ी हुई है। यहाँ बच्चों को ABCD सिखाने का तरीका भी पारंपरिक नहीं बल्कि समाजवादी रंग में रंगा हुआ है। यहाँ पर बच्चों को A फॉर एप्पल के साथ A फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की नई शिक्षा नीति को लेकर हल्ला बोला था और पार्टी के नेताओं को PDA पाठशाला चलाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा था, जिसके बाद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता ने शुरू कर दी PDA की पाठशाला। PDA की पाठशाला में अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर बाबा साहेब, C फॉर चौधरी चरण सिंह, D फॉर डिम्पल यादव, M फॉर मुलायम सिंह यादव। PDA की पाठशाला चला रहे समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाड़ा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम शिक्षा का अधिकार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। अगर अपने झूठे प्रचार पर खरबों रुपए खर्च करने वाली बीजेपी सरकार के पास स्कूल चलाने के पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। जहां जहां बीजेपी स्कूल बंद करेगी वहां वहां PDA के लोग PDA की पाठशाला खोल देंगे। PDA की पाठशाला चला रहे फरहाद आलम का ये भी कहना है कि ऐसे पढ़ाने से बच्चे अपने महापुरुषों के बारे में जान पाएंगे। हम इसमें A फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं और A फॉर अखिलेश यादव पढ़ा रहे हैं। हम इसमें B फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं, B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि PDA पाठशाला है। हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे आदर्श कौन है, हमारे महापुरुष कौन है, हमारे नेता कौन है। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने साफ कर दिया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा और जिन स्कूलों की पेयरिंग की जा चुकी है उनकी पेयरिंग को खत्म किया जाएगा। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में हो रही सियासत भले ही कम न हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर बच्चों और शिक्षकों पर होगा। वो फिर से अपने पुराने स्कूल में जा सकेंगे और फिर शुरू होगी शिक्षा की पाठशाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं शशि गोयल। शशि गोयल 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर रह चुके हैं और अब चीफ सेक्रेटरी का पदभार शशि गोयल को दिया गया। नए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शशि गोयल 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं और अब चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। और अब बात मैं उस फैसले की आपके सामने करने जा रहा हूं जिसको लेकर के पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में चर्चा, पाकिस्तान की चर्चा। वो मुल्क, वो देश जिस पर इन दिनों अमेरिका बहुत ज्यादा मेहरबान दिखाई पड़ रहा है। कुछ साल पहले की बात की जाए तो पाकिस्तान को आतंकवाद का सेफ हेवन बताता था अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को सेफ हेवन बताया आतंकियों के लिए, लेकिन आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ एक नई डील करने जा रहे हैं जो जुड़ी है तेल भंडार। इस नए समझौते की सबसे खास चीज जो है वो इस समझौते की टाइमिंग है, क्योंकि टाइमिंग भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के ठीक साथ में हुई। तो लोग फिर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप को अब पाकिस्तान पसंद है? missed you a lot. हिंदुस्तान पर लगाया टैरिफ, पाकिस्तान से ऑयल डील। भारत रूस की दोस्ती से जला ट्रंप को मुनीर प्यारा लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत से डबल क्रॉस किया। पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ बड़ी ऑयल डील का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा यह तक किया कि भीख के सहारे अपना मुल्क चलाने वाला पाकिस्तान एक दिन भारत को भी तेल बेच सकता है। और इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा और शायद एक दिन
वो भारत को भी तेल बेचे। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अब जरा पाकिस्तान के साथ इस नई डील की डिटेल भी समझिए। पाकिस्तान की समुद्री सीमा पिछले साल सितंबर के दौरान तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस इलाके में 3 साल तक सर्वे किया गया। इस रिसर्च में एक दूसरे देश ने पाकिस्तान का सहयोग किया और इसी रिसर्च के बाद तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई। समंदर से तेल या गैस को निकालने में 4 से 5 साल लगेंगे और करीब 42,000 करोड़ का खर्च आएगा। जाहिर यह रकम पाकिस्तान की औकात से बाहर है और इसलिए पाकिस्तान लगातार अमेरिका की चापलूसी में लगा था। आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से युद्ध रुकवाने में मदद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पैरवी की और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुश होकर आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में स्वागत किया, लंच दिया। पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल को अपने मुल्क के सर्वोच्च राजकीय सम्मान निशान इम्तियाज से सम्मानित किया। अमेरिकी जनरल को सम्मान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दिया, जो एक तरीके से अमेरिका के पैरों में गिरने जैसा था और इसी का फायदा पाकिस्तान अब ले रहा है। We're talking to him now. We'll see what happens. Again, India was the highest or just about the highest tariff nation in the world. So we're going to see. We're negotiating with India right now. मगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर अमेरिका की इस मेहरबानी की असल वजह भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती भी है। बहुत जल्द पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच नई डिफेंस डील भी होने वाली है और इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 स्टेप अटैक किया। पहला, भारत पर 25% टैरिफ। दूसरा, ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेन देन पर भारत की 6 कंपनियों पर बैन। और तीसरा, पाकिस्तान से ऑयल डील का ऐलान। हालांकि अमेरिका इस ऑयल डील के जरिए पाकिस्तान को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उसमें जानते हैं दिलचस्प बात क्या है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, साल 2018 था, और 2018 में कहा था कि पाकिस्तान ने हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ दिया नहीं। ये सिर्फ 7 साल पुरानी बात है 2018 में। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जब आते हैं तो इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। ट्रंप भारत पर लगातार तीर छोड़ रहे हैं और इसके लिए ब्रिक्स को बहाना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर सीधा हमला किया और भारत से व्यापार और भारत से कूटनीति पर बयान दिया। ट्रंप ने कहे तो यह भी दिया कि भारत की ब्रिक्स सदस्यता दोनों देशों के रिश्ते जटिल कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ब्रिक्स उन देशों का समूह है जो अमेरिका के खिलाफ खड़े। और ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि वो भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका भारत पर जुर्माना भी लगाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं हो रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा कम्युनिकेशन करके सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। तो जाहिर है कि भारत और रूस की दोस्ती और भारत और रूस के बीच जो डील है उससे बड़ी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को है और इसलिए पाकिस्तान से बिजनेस डील करने के लिए अमेरिका अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। बीती रात मूसलाधार बारिश हुई, लाखों की आबादी त्राहिमाम करने लगी। आप जरा दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली की ऐसी कई सड़कें हैं जहां घंटों तक लोग जाम में रहे, ऐसी कई सड़कें हैं जहां घुटने तक लोगों के पानी भर गया, दर्जनों गाड़ियां डूब गई, कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, हर जगह ऐसे ही हाल दिखाई पड़े हैं। रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। मूसलाधार बारिश की मार, डूब गया दिल्ली एनसीआर। सड़कें लबालब, घर में बाढ़, राजधानी में मचा हाहाकार। एक रात की मूसलाधार बारिश ने एनसीआर के क्या हाल कर दिए, उसकी बानगी तस्वीरें। गुरुग्राम,
ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। ये तीनों शहर देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए और तीनों जगह हालात इतने बुरे कि यकीन करना मुश्किल है ये एनसीआर का हिस्सा है। सड़कों पर जाम है, गाड़ियां डूबी हैं, यहां तक कि हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाले लोग भी त्रस्त हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीर है। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में बारिश के बाद पानी भरा, जिसके बाद सारे जरूरी सामान तैरते नजर आए। लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे कीमती सामान खराब हो गए। आलम यह कि हॉस्टल के कमरों से लेकर बेसमेंट तक सिर्फ पानी था। नाराज अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब गाजियाबाद हाईवे के पास बनी सुशांत एकोपोलिस सोसाइटी। देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरने के चलते मिट्टी धंस गई और कई गाड़ियां मलबे में समा गईं। इस हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। क्रेन बुलाकर गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला गया और इसके बाद लोगों ने सोसाइटी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई की मांग की। उधर गाजियाबाद से सटी सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी। बेसमेंट में देर रात पानी भरा। पार्किंग में खड़ी करीब 8 से 10 गाड़ियां डूब गई। बेसमेंट की पार्किंग में पानी भरने से सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले मुश्किल में फंसे। हालांकि सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने मोटर पंप से पानी निकाला, लेकिन तब तक कई गाड़ियां खराब हो चुकी थी। देर रात हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस समय हम औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोड जलमग्न हुआ पड़ा है और कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ पड़ा है। दरअसल ये जो सूरजपुर एसीपी है उस ऑफिस के जस्ट सामने का ये नजारा है, जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, जहाँ वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बारिश के मौसम में जाम के लिए बदनाम गुरुग्राम में आज एक नया रिकॉर्ड बना। रात भर हुई बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भरा कि गुरुग्राम जयपुर हाईवे बंद हो गया। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश आ सकती है और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और सिर्फ हाईवे नहीं बल्कि गुरुग्राम के कई रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल भराव की स्थिति है और जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक तरफ विश्व के मानचित्र पर जहां शहर की पहचान है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस पहचान को धूमिल करती हुई नजर आती हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। और बारिश के बाद ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं है। उत्तर भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां यही कमोबेश हालात बने हुए हैं। मैदान से लेकर पहाड़, हर जगह पानी की वजह से त्राहिमाम। आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल हर जगह की तस्वीर दिखाता हूं। मॉनसून ने मचाई पहाड़ तोड़ तबाही। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान। पहाड़ों पर कुदरत कहर बनकर टूट रही है। मैदानी इलाकों में लहरें मुसीबत बनी हुई। क्या शहर क्या गांव, हर जगह लहरों का ही राज है। यूपी, एमपी, पंजाब, हिमाचल सब जगह त्राहिमाम। एमपी के कई शहर बाढ़ से बेहाल, जिसमें शिवपुरी भी शामिल है। शिवपुरी में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना भी ग्राउंड पर उतारनी पड़ी। बाढ़ प्रभावित शिवपुरी में आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जहां सेना ने 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खंडवा में भी ओंकारेश्वर बांध के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा डैम के 19 गेट खोलने पड़े। डैम से करीब 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद निचले इलाकों में बसे कई गांवों में बाढ़ आ गई। पंजाब के होशियारपुर से भी दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तेज लहरों के बीच एक बाइक बह गई और बाइक पर सवार 2 लोग सैलाब में समा गए। देखिए कैसे एक युवती के साथ बाइक पर निकला यह शख्स तेज बहाव में सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन तभी नदी की उफान के कारण अचानक बाइक सवार का बैलेंस गड़बड़ा गया और बाइक समेत दोनों लोग नदी में जा गिरे। इस हादसे से चारों ओर चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई और अपनी जान पर खेलकर सैलाब में घुसे और दोनों बाइक सवारों को बड़ी मशक्कत के साथ लहरों के बीच से बाहर निकाला। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पूरा पाकिस्तान कांप गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जिस आतंक के तंत्र को भारत ने ध्वस्त किया, अब पाकिस्तान उसी तंत्र को वापस रचने की कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर के कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक के अड्डे पनप रहे हैं। 13 बंकर और लॉन्च पैड्स को दोबारा पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। आतंकी अड्डों में पाकिस्तान की सेना और ISI दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। जितने टेरर कैंप्स तबाह हुए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट, रिक्रिएट किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है और बहुत गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। दोबारा वही ढांचा खड़ा करने की कोशिश है, लेकिन इस बार हाई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बार फिर कोशिश यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो आतंकी तितर बितर हो गए थे, वापस से आतंकी कैंप्स बना करके उनको बसाया जाए। इस पाकिस्तानी फौज और ISI मिलकर के आतंकी संगठनों को समर्थन करते हुए उनको खड़ा करने की कोशिश। हम दोनों की टाइमिंग आप देखिए। पाकिस्तान को आतंकवाद का सेफ हेवन कहने वाला अमेरिका जिस वक्त डील करता है, उसी वक्त की खबरें सामने आती हैं। तो बड़ी खबर सामने है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बहरूपिया घूम रहा है जो बच्चे की तरह रोने का काम करता है। अब आए तो उसे झुनझुना पकड़ा देना, मैं आया तो आपकी बिजली फ्री कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हमने माना था कि तेजस्वी को अर्जुन तो मन था। तेजस्वी अगर बोल रहे हैं कि वो अर्जुन है तो कृष्ण की तरह बांसुरी बजाकर दिखाएं। देखिए, अर्जुन और कृष्ण का क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता, ये बताने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी को अगर अर्जुन हमने माना था तो अर्जुन माना था। अगर तेजस्वी बोल रहा है कि हम अर्जुन है तो तेजस्वी तो मुरली बजा के दिखाए तेजस्वी, तो हम मान जाए कि हम अर्जुन है, कृष्ण है। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।